भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आइए चर्चा करते हैं। देश के प्रथम नागरिक और इनके बारे में सारी चीज़ों को डिटेल से समझते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर बात करें तो राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचन के द्वारा भरा जाता है। इस पोस्ट पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है। ये चयन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा या फिर नियुक्ति के द्वारा पद नहीं भरा जाता। दूसरा, कार्यकाल की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है और उसे उसके पद से सामान्य तरीके से हटाया नहीं जा सकता है। हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग है और आधार का भी संविधान में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण यानी कि संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। त्यागपत्र की बात करें तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देता है तो वो राष्ट्रपति को देता है। हटाने का तरीका राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा है, जो कि लगभग एक जटिल प्रोसेस है। भारत के संदर्भ में अभी तक इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया गया है। संविधान का भाग 5 सबसे महत्वपूर्ण भागों में से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों की चर्चा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी पदों की चर्चा भाग 5 में किया गया है। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। आर्टिकल 63 वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है और ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसे आपको याद रखना है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का राज्य प्रमुख होता है, देश का पहला नागरिक होता है। ये बातें और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। इसके साथ ही जो भारत का राष्ट्रपति है उसका नियंत्रण पूरे के पूरे केंद्र और उसके साथ साथ राज्यों पे समान रूप से होता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ केंद्र का ही नियंत्रण रखता है, वो केंद्र और राज्य दोनों पर समान रूप से नियंत्रण रखता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। इसके साथ में ये भी जान लीजिए कि आर्टिकल 1, 2, 3 एक ऐसा संविधान का आर्टिकल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, ये एक तरीके से अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जिसमें कार्यपालिका कानून बनाती है। कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, लेकिन अगर उसका सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 1, 2, 3 एक पावर देता है जिसके तहत राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिपरिषद है कार्यपालिका के साथ मिलकर के कानून बना सकता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी और इस कानून में वही पावर होगा जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून में होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उसका जो कार्यकाल है उसके शपथ ग्रहण यानी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है। शपथ, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये पता होनी चाहिए कि वो कहता है 3 पॉइंट्स में वो अपनी शपथ लेता है। पहले पॉइंट में कहता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। दूसरा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। तीसरी बात, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो पहले में वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, दूसरे में वो संविधान की शपथ लेता है और तीसरे में जनता के प्रति अपने दायित्वों की शपथ लेता है। अगर उसकी शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ काफ़ी व्यापक हैं, जिसमें उसके पास कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति के पास एक व्यापक शक्ति है जिसका प्रयोग वो अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। इसके साथ ही अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद की जो मूल अधिकारिता है, उसका जांच और फैसला सुनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो अंतिम होगा। तो इस तरीके से, और एक बात इम्पॉर्टेंट, और राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को शपथ, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो एक ये ओवरऑल जानकारी थी राष्ट्रपति के संदर्भ में, जिसमें आप कई चीज़ों को समझ लिए। एक और चीज़, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें
लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट करते हैं। उसके अलावा जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के भी इलेक्टेड मेंबर और उसके साथ साथ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभाएं हैं उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है तो उस समय केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत विधि से ये चुनाव संपन्न होता है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष, बिल्कुल एज 35 वर्ष होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए पढ़ाई लिखाई की योग्यता को शामिल नहीं किया गया है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और बेसिकली लोकसभा का सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो जो आपका आंसर होगा यानी कौन सा आवश्यक नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, ये संविधान के द्वारा कार्यकाल की जो अवधि है वो संविधान के द्वारा निश्चित की गई है। आंसर बी। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से और निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। आंसर हो जाएगा अपने पद ग्रहण की दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर को देगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शंस को जरा देखिए। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। वैसे तो जनरली आप इसका आंसर महाभियोग द्वारा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर संसद के द्वारा, यहाँ आंसर आपका होगा संसद के द्वारा ही राष्ट्रपति को, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में महाभियोग के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए संकल्प पारित होना जरूरी होगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? कितनी बार ये पूछा गया है और ये काम करने वाला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाए तो भारत के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न कराने का भी प्रावधान है पद खाली होने के बाद, उस बीच में ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है। अमेरिका में व्यवस्था बिल्कुल अलग है। अगर वहाँ राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मान लीजिए 4 वर्ष का वहाँ कार्यकाल होता है, 2 वर्ष बाद ही पद खाली हो गया, तो रिमेनिंग 2 साल के लिए जो उपराष्ट्रपति होगा वो पद पे बना रहेगा। चुनाव अपनी निश्चित तिथि पर निश्चित समय पे ही होगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रावधान ये है कि 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा अगर पद खाली हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, संसद में, राष्ट्रपति में, किसमें? तो सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। और उस शक्ति का उपभोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, यानी उसका उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वो संसद का एक कंपोनेंट है, बिल्कुल सही है। वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है? नहीं, सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। वो ज्वाइंट सेशन को संबोधित करता है। एक अधिवेशन यानी कि जो सत्र का, संसद का पहला सत्र होता है या लोकसभा चुनाव के बाद पहला होता है, उसमें उसकी उद्घोषणा होती है, उसका अभिभाषण बोला जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। बाकी वो ऐसे सदनों की चर्चा में भाग लेने नहीं आता। वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है? आर्टिकल 1, 2, 3, बिल्कुल ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। वो दोनों सदनों के चर्चा में भाग नहीं लेता। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? अब यहाँ ऑप्शंस देखिए। लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो अगर संयुक्त बैठक किसके द्वारा यहाँ बुलाई जाने का सेंस है तो वो किसके द्वारा बुलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्षता की बात होगी तो ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108, उसमें लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करता है। तो यहाँ अध्यक्षता ना पूछ करके पूछने का सेंस है कि किसके द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ये आर्टिकल 1, 2, 3 हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत
जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति